अब जो मेरा सब्जेक्ट है इस पुस्तक में, वो सब्जेक्ट है जो जहाँ संस्कृत को इस्तेमाल किया जा रहा है इंडियन सोसाइटी, इंडियन सिविलाइजेशन में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या ऑपरेशन है, क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन है शूद्रा के, ये विमेन के और मुस्लिम्स के, इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं इंडियन सोसाइटी में, वो संस्कृत भाषा और संस्कृत लिटरेचर के थ्रू ये खोजे जा रहे हैं। ये इनका प्रोजेक्ट है, ये शेल्डन प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट। उनका प्रोजेक्ट नहीं है जैसे मंत्र हैं या यज्ञ हैं या कोई आध्यात्मिक नॉलेज है, वो उनका प्रोजेक्ट नहीं है। तो उनके लिए जो संस्कृत को वो जो रिवाइव करना चाहते हैं कि संस्कृत स्टडीज रिवाइव होनी चाहिए, वो इस प्रोजेक्ट प्लान के लिए, इस एजेंडा के लिए रिवाइव करना चाहते हैं। तो ये लोगों को पता होना चाहिए। लोग तो वैसे ही खुश हो जाते हैं कि आदमी आया, अमेरिका से आया, ये संस्कृत को रिवाइव करना चाहता है, पैसा बड़ा है, यहाँ वहाँ कर रहे हैं तो अच्छी बात होगी, पर किस रूप से रिवाइव कर रहे हैं और क्यों रिवाइव कर रहे हैं, किस दृष्टि से रिवाइव कर रहे हैं, क्या उनका एजेंडा है, ये तो लोगों ने देखा नहीं। तो ये 40 साल का जो उनका काम है, सिर्फ एक आदमी के बारे में नहीं है, एक परंपरा बन चुकी है। जैसे आपको पता है कि हिस्ट्री में रोमिला थापर और इरफान हबीब ने एक बहुत परंपरा बना दी, और जो उनके स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स हैं, वो सारी दुनिया में जो इंडियन हिस्ट्री है वही सिखाते हैं, उनकी दृष्टि से ही सिखाते हैं। और इसी तरह से कई हर एक डिसिप्लिन में परंपरा बन जाती है, और वो जो परंपरा एक बार बन जाए तो वो फिर कई 50 साल तक, 100 साल तक चलती रहती है, मोमेंटम बन जाता है। अब ये एक नई परंपरा बन चुकी है, उनकी परंपरा बन चुकी है। उन्होंने काफ़ी PhDs दी हैं, और काफ़ी वो गौर से मुझे कह रहे थे कि जो उनके PhD स्टूडेंट्स हैं वो दुनिया में बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत डिपार्टमेंट में उनकी काफ़ी पोजीशन है, और वो अपने विचार से उसी तरह की दृष्टि से और लोगों को पैदा कर रहे हैं। तो ये जो इसका मतलब हमको ये चाहिए कि हमारे जो लोग हैं वो उनके काम पर पूर्व पक्ष करें और उनको उत्तर दें। उनको रुकावट नहीं हम करना चाहते, लेकिन उनका जो उन्होंने विचार लिखा है, उनकी कितनी सारी किताबें हैं, हज़ारों पेजेस की किताबें हैं और पेपर्स हैं, वो हम उसका पूर्व पक्ष हम कर रहे हैं, और इसलिए हम सहायता भी चाहते हैं कि और भी लोग करें। अब मैं आपको एक दो चीज़ें समझाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, क्योंकि फिर आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया। एक है ये जो डेथ ऑफ संस्कृत, उनका पेपर है डेथ ऑफ संस्कृत। डेथ ऑफ संस्कृत में उन्होंने आर्ग्यू किया, पहला पैराग्राफ तो यही देखना पढ़ना चाहिए, ये अच्छा पैराग्राफ है उन्हीं का ओपनिंग। इन द एज ऑफ हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ब्रैकेट्स में हिंदुत्व, इनॉग्रेटेड इन द 1990s by the rise of the Bharatiya Janata Party and its ideological auxiliary, the Vishwa Hindu Parishad, Indian cultural and religious nationalism has been spreading ever more distorted images of India's past. मतलब ये लोग आके इंडिया के पास्ट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। अब क्यों, कैसे डिस्टॉर्ट कर रहे हैं? फुल स्टॉप। Few things are as central to this revisionism as Sanskrit, the dominant cultural language of pre-colonial Southern Asia outside the Persianate order. एक बात है, Hindutva propagandists have sought to show that Sanskrit was indigenous to India. मतलब जो लोग कहते हैं कि संस्कृत was indigenous to India, मतलब आर्यन नहीं लाए कहीं से, आर्यन इन्वेडर्स नहीं लाए, इंडिया में ही आई थी। They are Hindutva propagandists, and they purport to decipher Indus Valley seals to prove its presence 2 millennia before it actually existed. मतलब जो लोग कहते हैं कि जो इंडस वैली से भी हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, वो भी झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज वो तो हमारी संस्कृति तो बाद में शुरू हुई थी। फिर कहते हैं इन ए फार्सिकल रेपिटेशन, फार्सिकल मतलब जैसे कोई मजाक उड़ा रहा है, फार्सिकल रेपिटेशन ऑफ रोमांटिक मिथ्स, यूरोपियन रोमांटिक मिथ्स, Sanskrit is considered, according to the characteristic hyperbole of the Vishwa Hindu Parishad, it is considered the source and sole preserver of world culture.
मतलब कोई भी आपको, जैसे शुरू में कई लोगों ने कहा, प्रोफेसर भारद्वाज ने कहा, डॉक्टर स्वामी ने जो कुछ संस्कृत के बारे में कहा, उनके पॉलक के मुताबिक दिस इज हाइपरबोल्ड, दिस इज शोविनिस्टिक, दिस काइंड ऑफ आइडिया कि इट इज द संस्कृत इज ए सोर्स ऑफ वर्ल्ड कल्चर, ये तो बहुत उनके लिए प्रॉब्लम है। द स्टेट्स एंग्जाइटी, द स्टेट्स एंग्जाइटी, इंडियन स्टेट उस वक्त, ये उन्होंने लिखा था जब वो बाबरी मस्जिद का प्रॉब्लम हुआ था, तो ये बहुत पॉलिटिकल हो गए हैं, शेल्डन पॉलक इज वेरी पॉलिटिकल, तो उस जमाने में लिखा था कि द स्टेट्स एंग्जाइटी बोथ अबाउट संस्कृत रोल इन शेपिंग द हिस्टोरिकल आइडेंटिटी ऑफ द हिंदू नेशन एंड अबाउट इट्स कंटेम्पररी वाइटैलिटी हैज मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन सब्सटेंशियल न्यू फंडिंग फॉर संस्कृत एजुकेशन। उनको ये बहुत प्रॉब्लम है कि ये तो न्यू फंडिंग आ रही है संस्कृत एजुकेशन की, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म एंड शोविनिज्म। ऐसे ही इट गोज ऑन एंड ऑन। अब ये जो डेप्थ ऑफ संस्कृत का पेपर उनका था, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि संस्कृत डाइड बिफोर द मुगल्स एंड बिफोर द ब्रिटिश, बिकॉज जो हिंदू किंग्स थे वो संस्कृत को कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि संस्कृत में अंदर ही इतनी बुराइयां थी, उसमें इतने डिफेक्ट्स थे, क्योंकि उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन संस्कृत में पड़ी हुई हैं। संस्कृत का जो डीएनए है, जो संस्कृत का जो एसेंस है, तत्व है, वो अब्यूसिव है, सोशल पॉलिटिकल अब्यूसिव है। और वो जो इतने साल उन्होंने चलाते गए वो एकदम गिर गया। एंड ही गोज ऑन टू से दैट एनी क्रिटिसिज्म ऑफ द मुगल्स for playing a role is totally false and should not happen, because Mughals did not do anything to harm Sanskrit. In fact, many Mughal kings, many Muslim kings tried to help revive Sanskrit, but the Hindus would not cooperate. This is his point. And then he says that British also cannot be blamed, because British actually did a lot to revive Sanskrit, but the Indian people were not interested. So this is one example. उनकी थियरी ये है, उनकी राइज एंड फॉल ऑफ संस्कृत थियरी है कि बुद्धा के पहले संस्कृत was only used for Vedas. संस्कृत का कोई और काम नहीं था. It was only used for Vedas. और वेदा सीक्रेट थे, ये सिर्फ ब्राह्मण का काम था और बाकी लोगों को अलाउड नहीं था। और ये एक तरह का मैजिक था। वैदिक यज्ञ एक तरह का मैजिक है जिसके साथ वो हिप्नोटाइज करके लोगों को कंट्रोल कर सकते। और ये जो संस्कृत वो प्रोपिगेट करते जा रहे थे, ही कॉल्स इट हिम्नोलॉजी, जो मतलब जो चार्ट करी जा रही है पर कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है। और वो कह रहे हैं कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू बी क्रिएटिव विद दिस इन दिस मोड, क्योंकि जो अल्टीमेट रियलिटी है जिसको हम परमार्थिका कहते हैं उसको शेल्डन पॉलक नहीं मानते, क्योंकि वो नास्तिक है और एक तरह के चरवक टाइप आइडियोलॉजी है। इसे चरवक पंडित, ठीक है। तो चरवक पंडित हैं, तो हमारे पास भी चरवक पंडित थे, कोई बुरी बात नहीं, हम उनको जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमको जवाब देना चाहिए। उनको हम ब्लॉक नहीं कर रहे, बैन नहीं कर रहे, ऐसे कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन जो कुछ भी कह रहे हैं हमको ये नहीं चाहिए उनको आंखें बंद करके उनकी पूजा करो, हमको उनकी बातों को पढ़कर पूर्व पक्ष करके उनका जवाब देना चाहिए। तो वो चरवक टाइप उनकी आइडियोलॉजी है। तो वो कहते हैं कि बुद्ध के पहले ये सिर्फ अब्यूसिव लैंग्वेज थी, और वो पूर्व मीमांसा से एक तो श्लोक निकाल कर पूरी तरह से वो समझाते भी नहीं है, पूरी अच्छी तरह से उन्होंने एनालाइज भी नहीं किया, और उससे वो प्रूव क्लेम करते हैं कि ये लैंग्वेज जो थी और ये जो वेद था, इसमें सोशल ऑपरेशन ही मेन उसका आइडिया यही था कि लोगों को कंट्रोल करो। और फिर जब बुद्ध आए, उन्होंने ये नई चीज शुरू की कि वेद की जरूरत नहीं, ब्राह्मण की जरूरत नहीं, यज्ञ की जरूरत नहीं, हर इंसान अपने आप ही आगे जा सकता है। ये उन्होंने बुद्ध ने निकाला। और फिर राइटिंग बुद्धिस्ट ने निकाली ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट आई, और फिर जो फॉरेन कुषाण और शाखा किंग्स थे उन्होंने आके काफ़ी अपने कोर्ट्स में फंडिंग दी कि ये रिटन काव्य शुरू किया जाए। और शेल्डन पॉलक के मुताबिक फर्स्ट काव्य वाज जटका टेल्स, जो बुद्धिस्ट में फर्स्ट काव्य, एंड देन Brahmins decided
कह रहे हम तो रह गए पीछे, हमको कोई फंडिंग नहीं मिलती क्योंकि हम तो ओरल ट्रेडिशन में है और ये फंडिंग मिल रही है रिटर्न में, तो हमको भी रिटर्न करना चाहिए। तो उन्होंने कॉपी करके, बुद्धिस्ट को कॉपी करके उन्होंने भी राइटिंग शुरू कर दी और ताकि उनको भी फंडिंग मिल सके। और उनका मेन काव्य वॉज रामायण। सो ही सेज रामायण लिटरेचर स्टार्ट्स इन द 1st century आफ्टर क्राइस्ट। 1st century आफ्टर क्राइस्ट इज द डेट फॉर रामायण अकॉर्डिंग टू पोलक। सो उन्होंने डेट्स भी एडजस्ट किए हैं और जो जो हमारे शास्त्र हैं, जो भी मेजर टेक्स्ट हैं वेद के अलावा, वो सब आफ्टर बुद्धा डेट उन्होंने इस्टेब्लिश किया है ताकि ये वो प्रूव कर सकें कि ये सब बुद्धिज़्म का ही इन्फ्लुएंस है जो फिर ये ब्राह्मण्स ने उनको कॉपी किया। तो इसी तरह से, और फिर वो कहते हैं कि ये जो रामायण है ये क्यों निकाली। रामायण इसलिए निकाली क्योंकि अब ज़माना बदल गया था, अब सब लोग पॉपुलर चीज़ें सुनते थे, जटका टेल वैसे जो थी, कई तरह के काव्य आ रहे थे, तो उनको चाहिए था कि ये जो वेद में जो ऑपरेसिव लैंग्वेज है, ऑपरेशन है, सोशल ऑपरेशन है, ये कोई पॉपुलर तरीके से भी स्प्रेड फैलाई जाए। तो रामायण निकाली गई थी इसीलिए। रामायण इज ऑल्सो ए डॉक्ट्रिन फॉर सोशल ऑपरेशन, ये उनकी थियोरी है। 10 साल उन्होंने रामायण पर काम किया है, 10 years। क्रिटिकल एडिशन ऑफ रामायण विच इज टॉट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो सब लोग उसको कोट करते हैं, तो क्रिटिकल एडिशन में उन्होंने कहा है कि रामायण में मेन आइडिया इज डिवाइन किंग वर्सेस डिमोनिक फॉरेन एनिमी। डिवाइन किंग इज राम, फॉरेन एनिमी इज रावण, वो डिमोनिक है। डिवाइन किंग को उन्होंने कहा राजधर्म में देयर आर नो रूल्स, डिवाइन किंग कैन डू एनीथिंग, विच इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट द केस। ही सेज कि धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र जो है वो अप्लाई नहीं करते राज जो डिवाइन किंग है, बिकॉज ही इज डिवाइन, ही इज गॉड, तो वो तो कुछ भी कर सकता है, उसको तो यार नो लिमिट्स, ही कैन डू एनीथिंग ही वांट्स ब्लाइंडली, पीपल हैव टू फॉलो ब्लाइंडली। और जो डिमोनिक अदर है, म्लेच्छा है या कोई भी राक्षस है, अदर है, वो इसलिए निकाला गया कि जो भी किंग का एनिमी है वो उसको मारने के लिए लोगों को कहे कि ये डिमोनिक है, ये डिमोनिक है, इसको मारना है। तो फिर देन ही सेज कि ये जो रामायण थी, इट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट इन द पब्लिक अंटिल द 12th century। ये भी देखिए, until the 12th century it was not very important, and there were no big temples and there were no big public structures for Ramayana. It started in the 12th century because the Turkish armies come and Hindu kings need a story to say we are the divine king and they are the demonic enemy. So they bring Ramayana as the story to fight the Turkish kings. So from the beginning it has been purposely a strategy to vilify Muslims. ये उनकी बात है कि the vilification of Muslims, कि Muslims और दुश्मन है, is because जब टर्क्स आए तो उनको राक्षस समझा और अपने जो हिंदूज हैं उनको, जो हिंदू किंग्स हैं उनको डिवाइन किंग समझा, और उसी ज़माने से कई टेम्पल्स बने, कई ऐसी चीज़ें बनी। Now I talked to somebody in Archaeological Survey of India कि आपके पास बिफोर 12th century कोई एविडेंस है राम के किंग्स, रामायण की पूजा, रामायण के टेम्पल्स, एंड दे हैव गिवन मी लिस्ट ऑफ 30-40 बिग रामायण थिंग्स long before Turkish came. So I have lot of lot of examples of response to what he's saying. तो फिर वो कह रहे हैं कि जो 12th century में ये टर्क्स के अगेंस्ट किया गया रामायण यूज करके, वो ही चीज अब बाबरी मस्जिद में अयोध्या में मुस्लिम्स के अगेंस्ट की गई। So this is his theory. He starts with के वेदास में ऑपरेशन है, वैदिक ऑपरेशन फिर वो रामायण में चला गया, रामायण में एक बार चला गया तो बड़ा पॉपुलर हो गया, और वो पॉपुलर रामायण जो है वो किसी भी, जब भी उनको जरूरत पड़े, हिंदूज को जरूरत पड़े कि किसी के अगेंस्ट कुछ युद्ध करना है और लोगों को अपनी तरफ लाना है, तो रामायण के साथ वो उसको डिमोनाइज करके उसके अगेंस्ट लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं। और ये मोबिलाइजेशन टर्क्स के ज़माने भी हुई और अभी बाबरी मस्जिद में भी हुई। सो दिस इज हिज एनालिसिस, वेरी ओपन अबाउट इट। और मुझे ये I am surprised that nobody has studied this. Nobody has addressed it. किसी ने भी उनको जाके ये कभी सवाल जवाब के लिए कभी चैलेंज नहीं किया
एंड आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आप लोग प्रोफेशनल हैं, हमारे कंट्री में कितने संस्कृत स्कॉलर्स हैं, कितनी कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको कितना कुछ आदर मिलता है, अवार्ड मिलते हैं, कितना कुछ किया जाता है, कभी ऐसी बातचीत किसी शुरू ही नहीं की। तो आई एम नॉट सेइंग आई एम राइट एंड ही इज रॉन्ग, आई एम सेइंग आई हैव अधिकार, आई हैव राइट टू आंसर, टू क्वेश्चन हिम, टू डिबेट हिम, बिकॉज हमने जो कुछ निकाला है वो दैट इज नॉट वेरी करेक्ट, हम हमारे अनुसार ये बात ठीक नहीं है, तो उनको ये जवाब देना चाहिए। सो इस तरह से उनके पास बहुत सारे, उन्होंने कई हज़ार पेजेस लिखे हैं, तो हमने करीब 2-2.5 पेजेस पढ़े हैं डिटेल में, और उनकी जो स्कॉलरशिप है बहुत हैवी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, उसको कई बार पढ़ना पड़ता है और फिर कई लोगों से बातचीत करके समझना पड़ता है कि ये क्या मतलब है, क्या कह रहे हैं। तो उसके बाद हमने काफ़ी कुछ, अभी करीब 300-400 पेजेस का उनका जवाब हमने तैयार कर लिया है और इसकी हम एक पुस्तक निकालेंगे। अब फाइनल पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी जो थ्योरी ऑफ काव्या है, उसके मुताबिक ये 11th सेंचुरी में किंग भोजा ने काव्य शास्त्र जो लिखा, दैट इज द थ्योरी ऑफ काव्या। जो पहले उसके इतना कुछ लिखा गया, नाट्य शास्त्र और कितने कुछ लोगों ने काव्य लिखे, काव्य शास्त्र लिखे, ही एक्नॉलेजेस, थोड़ा थोड़ा उनका नाम दे देते हैं पर कहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं थे। किंग भोजा की काव्य शास्त्र इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो पॉलिटिकल मैसेज है, और ये सारी संस्कृत टेक्स्ट को पॉलिटिकल तरीके से देखना चाहते हैं, बिकॉज ही इज अ मार्क्सिस्ट। ही वांट्स टू शो कि ये सोशल पॉलिटिकल ऑपरेशन की बात है, सारा कुछ संस्कृत का और संस्कृत के जो टेक्स्ट हैं दे आर ऑल फॉर सोशल पॉलिटिकल ऑपरेशन। उसके लिए जो उनको काव्य शास्त्र काम का आया वो है किंग भोज ने जो लिखा, ठीक है। अब उसमें किंग भोज का जो काव्य शास्त्र है और जो पॉलक के अनुसार जो काव्य शास्त्र है उसमें रसा नहीं है, देयर इज नो रसा पार्ट ऑफ इट, इट इज ओनली प्रशस्ति कि किंग की पूजा, किंग की प्रेज हो रही है, किंग ने ये ऑर्डर दिया, तो ये इट इज ऑल अबाउट पावर, कि जो किंग है उसकी पावर है, जो लोगों को डंडे के साथ वो कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और इट इज नॉट काव्या एज ए वे टू रीच डिवाइन, कोई उसमें रस, ऐसा रस नहीं है। तो ये हमने करीब, जब हमने ये पहले ईमेल्स भेजे पिछले अगस्त सितंबर के, हमको ये चिंता है, हमने एक पुस्तक लिखनी है और हम ये आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, तो आई गॉट ईमेल फ्रॉम शेल्डन पॉलक कि कैन वी सिट डाउन एंड हैव अ डिनर, कैन वी हैव अ कॉफ़ी, कैन वी डिस्कस। हमने कहा आ जाइए, तो वो प्रिंसटन आ गए, तो हमने 3-4 घंटे बैठकर एक कॉफ़ी जगह में बैठकर बातचीत की। तो हमने उनको ये सब कुछ बताया कि देखिए ये तो आपने तो रस निकाल दिया काव्य शास्त्र से, तो ये क्या बात हुई। तो ही वॉज एट दैट टाइम ही वॉज सेइंग हाँ मैं तो बड़ा कुछ, ही वॉज नॉट वेरी क्लियर। अभी आई गॉट ईमेल कि यू विल बी ग्लैड टू नो आई एम राइटिंग ए न्यू बुक कॉल्ड रसा। रसा, हाँ, अब देखिए ही वांट्स टू बी कवर्ड, कि भी ताकि जब हम क्रिटिसाइज करेंगे तो वो ये भी कह सकेंगे कि मैंने भी लिखा हुआ है रसा के बारे में, आप क्या कह रहे हैं, मैंने भी तो लिखा हुआ है। लेकिन वो जो उन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भेजा अपनी पुस्तक के बारे में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। उसमें लिखा है कि in 2011 Columbia University we invited Professor Radha Vallabh Tripathi to come and teach courses for a couple of semesters, and Professor Tripathi taught course on rasa, and that is when I first time appreciated rasa. So I'm writing a book. Now there are two, this is very good ammunition for me for two reasons. Firstly, somebody of such high stature who's been writing as a great authority until 3 years ago did not know rasa, and he's writing theory of kavya. This is very strange. But second point is even more interesting. His own admission that his prior work he did not know rasa, means that now he should void and negate his prior work. He should say कि पुराना जो काम था वो गलत था, मेरे को दोबारा शुरू करना पड़ेगा. He has to say that. So हमारा जो शास्त्रार्थ है ये बहुत टेक्निकल और डिटेल का है. अब ये सिर्फ एक आदमी के साथ लड़ाई नहीं है. I don't want to waste my time by one man here there. वो जो टारगेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए नारायण मूर्ति बिलियनियर हैं, his son Rohan Murthy is the successor. Rohan Murthy has started a library of Murthy classics, and Sheldon Pollock is editor-in-chief.
तो उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल चुके हैं। और वो 5 वॉल्यूम्स अभी उन्होंने जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में और दिल्ली में एक फंक्शन में, बेंगलोर में, मुंबई, सारी इंडिया जाकर उन्होंने लॉन्च किया, बहुत धूमधाम से बड़ा कुछ लॉन्च किया। अब आप लोगों को देखना चाहिए कि उसमें क्या क्वालिटी ट्रांसलेशन है, किस विचार की ट्रांसलेशन है, ये आर्यन थियरीज हैं, उसमें ये सोशल ऑपरेशन के बारे में है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको देखना चाहिए। उनका गोल है 500 वॉल्यूम्स। आपका अगर उनके पास पैसा है तो वो करवा सकते हैं। 500 वॉल्यूम्स, दे विल बी सब्सिडाइज्ड नॉट टू कॉस्ट मोर देन 300 रुपीज़ इन द पेपर बैग and sold in every railway station and put in every school. So within 10 years लोगों की brain washing हो जाएगी। So this is a very big thing. ये छोटी मोटी बात नहीं है। Government has given them Padma Shri, the previous सोनिया गांधी government, because उनके जो students हैं इंडिया में वो काफ़ी बैठे हुए हैं, काफ़ी उनकी power है, तो वो influence करवा सकते हैं। Billionaires इंडिया उनको अब funding दे रही है। अब श्रृंगेरी मठ is almost ready to back him। और क्या रह गया? It's like a complete takeover. It is like another colonization. It is the recolonization of India. It is not तो उसमें जो भी हमारे पास आए, कुछ भी हमारे को ऑफर करे, we should not be very happy कि हमारे को ये प्रेस कर रहा है। We should always hire some experts and say कि please go and find out, इनका पूर्व पक्ष करो, इनकी पूछताछ करो, हमको रिपोर्ट दो कि ये क्या कह रहे हैं, क्या ठीक है, क्या गलत है। Now हमने ऑफर किया है, ट्विटर पर भी किया है, फेसबुक पर भी किया है, ईमेल्स में भी, भाषण में भी किया है, दैट ये जितने भी लोग उनको फंडिंग दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्री कि मैं ये ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेट्स हैव अ डिबेट। आई वांट टू आस्क हिम अबाउट काव्य एंड रस थ्योरी। आई वांट टू आस्क हिम हिस्ट्री ऑफ संस्कृत, whether Buddhists are the ones who started Sanskrit literature. According to him, Sanskrit literature starts because of the impact of Buddhism. Otherwise, there is no Sanskrit literature. So, ये जो चीज़ें वो कह रहे हैं और इसके मुताबिक जो उन्होंने अपनी थियरी, मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ सोशल ऑपरेशन, ये बहुत डेंजरस चीज़ है। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक अंबेडकर सेंटर फॉर संस्कृत स्टडीज खोला है। आइडिया तो अच्छा है कि दलित शुड ऑल्सो स्टडी संस्कृत, ठीक है, आई लाइक इट, आई वॉन्ट दलित टू स्टडी संस्कृत, बट आई डोंट वॉन्ट इट डिवाइसिव कि उनको ऐसी संस्कृत सिखाई जाओ कि तुम्हारे अगेंस्ट किया गया था, उनको सिखाकर इंडिया वापस भेजो ताकि वो लोग भाषण में सारा जाके, ठीक है। अब उन्होंने इस तरह के लोग काफ़ी पैदा किए हुए हैं और भी उनके पास फंडिंग है और भी ऐसे लोगों को पैदा करना चाहते हैं। तो ही इज वेरी क्लियर दैट हिज मिशन इज पॉलिटिकल। इनफैक्ट ही सेज ही इज स्कोल्डिंग इंडोलॉजिस्ट को स्कोल्ड करते हैं कि आप लोग यू आर जस्ट रोमांटिसाइजिंग दिस लैंग्वेज। वो तो जो पहले का ऑपरेशन पड़ा है वो तो उसको आप रोमांटिसाइज कर रहे हो। आपको ये नहीं पता कि ये जो उनके नाटक है, ये जो उनकी पोइट्री है, इसके अंदर ऑपरेशन है, सोशल ऑपरेशन है, मैन ऑपरेसिंग वुमेन, अपर कास्ट ऑपरेसिंग लोअर कास्ट, हिंदूज ऑपरेसिंग मुस्लिम, ये सारी बातें उनके लिखी हुई हैं टेक्स्ट में, तो वो आपको निकालनी चाहिए। एंड ही मेक्स इट वेरी क्लियर दैट द एजेंडा ऑफ स्कॉलरशिप इन संस्कृत शुड बी पोलिटिकल काव्य, ही कॉल्स इट पोलिटिकल काव्य। और जो फिलोलॉजी जो है फील्ड यूरोप में, वेयर यू यूज लैंग्वेज टू फिगर आउट कि इसका डीपर मीनिंग क्या है, इंटेंशन क्या है इसमें, तो ही हैज समथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल फिलोलॉजी, वो उनका फ्रेज है। ही वांट्स टू यूज पॉलिटिकल फिलोलॉजी टू स्टडी संस्कृत। मतलब इसमें फिलोलॉजी का टेक्निक निकाल कर क्या पॉलिटिकल मैसेज है हर एक टेक्स्ट में, वही पढ़ना चाहिए। मतलब कोई हमको स्पिरिचुअल वैल्यू तो है ही नहीं ना, उनके लिए कोई स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है, कोई आध्यात्मिक वैल्यू नहीं है, कोई परमात्मिक वैल्यू नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल वैल्यू है। तो ये जो पॉलिटिकल फिलोलॉजी उनकी जो स्पेशलिटी है, उसके मुताबिक होल स्टडी ऑफ संस्कृत इज ए मार्क्सिस्ट स्टडी ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन सोसाइटी। यही बात होगी ना। तो आपको मेरा मैसेज ये है कि आप संस्कृत के विद्वान हैं, आप संस्कृत के स्कॉलर्स हैं, आप हमारी सहायता कीजिए इन प्रोजेक्ट्स में, हमको सहायता चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह के हज़ारों लोग हों जो खड़े होकर ऐसे जवाब दे सकें, जो उनके एक एक चैप्टर को पढ़कर, उनको समझकर, जहाँ उन्होंने ठीक लिखा है वो ठीक भी लिखा है, उन्होंने ठीक भी बहुत, उन्होंने मेहनत तो बहुत ही की है। जैसे विलियम जोन्स ने भी बहुत मेहनत की थी, मैक्स वीनर ने भी बहुत मेहनत की थी, वो तो ठीक है, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। उनको हमने उनको बोल भी दिया है कि यू हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क, वो तो ठीक है, पर उसका मोटिव क्या है। और ये भी हम नहीं कहते कि वो मोटिव गलत है, कि पॉलिटिकल मोटिव गलत है, हम ये नहीं कहते।
हम कहते हैं कि लोगों को पता होना चाहिए, जो आपको फंडिंग दे रहा है या जो आपको अवार्ड दे रहा है या श्रृंगेरी मठ वालों को आप सीधा बता दो कि मेरा श्रृंगेरी मठ को, शंकराचार्य जी को आप सीधा बता दो कि मेरा मोटिव, मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा इंटेंशन है कि मैं ये सारे टेक्स्ट को निकाल कर मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग अप्रेस कर रहे हो। और फिर जब वो आपको सपोर्ट करना चाहते हो तो ठीक बात है, पर डोंट कवर अप, डोंट बी डबल कि भी काम एक हो रहा है पर लोगों को पब्लिक रिलेशंस की तरह कुछ दूसरी चीज़ बताई जा रही है। अब जैसे ये जो मैं बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट पब्लिक टॉक वेयर आई हैव डिस्कस्ड दिस। मैंने अभी तक पब्लिकली नहीं कहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी पुस्तक निकले फिर ये बात शुरू हो, क्योंकि पहले ही ज़्यादा बात शुरू होगी तो वो मेरी पुस्तक को भी शायद इंटरफेयर कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, क्योंकि उनके पास पावर तो बहुत है ना। सो क्योंकि भारद्वाज जी ने मेरे को इन्वाइट किया तो मैंने कहा कि मैं ये आई विल गिव अ टॉक अबाउट माई नेक्स्ट बुक। तो नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चन आंसर्स। धन्यवाद।